हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज है संडे, यानी कि आज एडिटोरियल पेज पर कुछ खास नहीं होगा। एक राम मंदिर से रिलेटेड आर्टिकल है और दूसरा जो आर्टिकल है वो हास्य व्यंग है, यानी इन दोनों ही आर्टिकल को स्किप करेंगे, एडिटोरियल पेज को स्किप करेंगे, वीडियो छोटा होगा। सबसे पहली न्यूज़ है, नीतीश आज त्यागपत्र देकर 9वीं बार बनेंगे सीएम। देखिए, भाजपा और जो मांझी हैं उनकी पार्टी हम और एक निर्दलीय विधायक के साथ गठबंधन के बाद ये सरकार बनाएंगे जदयू, यानी कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। जिस तरीके से बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए, 243 जो सीटें हैं विधानसभा में, उसमें बहुमत का आंकड़ा है 123। इसमें भाजपा के 78 विधायक हैं, जदयू के 45, लालू जी की पार्टी के 79, कांग्रेस के 19, माले के 12, माकपा और भाकपा इन सब का एक एक है विधायक। तो इसको मिलाकर अगर हम इस आंकड़े को मिलाते हैं तो ये बहुमत के आंकड़े को टच कर लेता है। तो इसलिए नीतीश कुमार का 9वीं बार मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। और आज यानी कि रविवार को 28 जनवरी को वो इस्तीफा देने के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। अब ये कवायद शुरू कैसे हुई? हालांकि इनकी पलटू राम की छवि बन गई है और वो अपनी सुविधा के अनुसार दल बदलते हैं और फिर अपने आप को मुख्यमंत्री बनवा लेते हैं। जो लालू जी की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें हुआ क्या कि कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे थे कि जदयू को तोड़ा जाए। जदयू को तोड़ने के बाद कुछ विधायकों को अपनी तरफ मिलाकर, यानी कि लालू जी की पार्टी में मिलाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तब से ये जो मनमुटाव है वो शुरू हुआ। ये बातें दिसंबर में उठी और दिसंबर में ही जब नीतीश कुमार को इन बातों का पता चला तो उन्होंने कुछ लोगों को हटाना शुरू किया। जैसे ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू के, सबसे पहले उनको हटाया गया और पूरी कमान नीतीश कुमार ने स्वयं अपने हाथों में ले ली। और उसके बाद से कई और पदाधिकारियों की जो पद हैं उनमें परिवर्तन किए गए और अब उन्होंने सरकार से, यानी कि लालू जी की पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सपा और कांग्रेस गठबंधन संभालने को 11 सीटों की पेशगी। देखिए, अखिलेश की घोषणा से एक वारगी सकेत, मतलब सकते में आ गए हैं कांग्रेस नेता कि इस तरीके से कैसे बंटवारा किया गया है कि सिर्फ 11 सीटें दी गई हैं। बाद में सामने आए संतुलन साधते हुए कुछ नेता। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीटों का बंटवारे की प्रक्रिया है उसमें लगभग एक सप्ताह के ठहराव के बाद गठबंधन पर आशंकाओं के बादल गहरा रहे थे, तो उसको कुछ छाटने की कोशिश की गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर सहमति की घोषणा कर दी है। आश्चर्यजनक ये रहा कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई से लेकर दिल्ली तक के नेता इस कथित सहमति से अनभिज्ञ थे। हालांकि बाद में जिस तरह संतुलन साधने वाले तर्क आए उससे माना जा रहा है कि चर्चाओं के बीच गठबंधन को संभालने के लिए सपा की ओर से कांग्रेस को फिलहाल 11 सीटों की पेशकश की गई है। सबसे बड़ा विवाद जो इंडिया गठबंधन है उसमें यही आ रहा है कि सीटें किस तरीके से बांटी जाए। पहले तो इसमें हालांकि जो मांग थी वो 45 सीटों की थी कांग्रेस की पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटें हैं, उसमें पहले 45 की मांग की गई। ये मांग घटकर आई 30 पर, 30 के बाद आई 20 पर और अब 11 सीटें इन्हें दी जा रही हैं। तो सहमति 11 पर भी लगभग जता दी गई है, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हाशिए पर आ गई है। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी को अगर सिर्फ 11 सीटें मिल रही हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके दबाव में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब थोड़ा सा बैकफुट पर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को बचाना है। अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं एनडीए में, यानी कि अगर आज वो शपथ ले लेते हैं एनडीए के समर्थन से, तो इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है उस पर अभी सहमति नहीं बनी है सीटों को लेकर, लेकिन उन्होंने पंजाब में बोल दिया है कि हम अपने दम पर, यानी कि आम आदमी पार्टी जितनी भी 13 सीटें हैं विधानसभा की पंजाब में, उस पर अकेले चुनाव लड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, हाउती आतंकियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर पर दागी मिसाइलें। देखिए, मदद के लिए भारत की तरफ से आईएनएस विशाखापट्टनम
जो चालक दल पहुंचा और उन्होंने चालक दल के 23 में से 22 सदस्यों को बचाया भी है और इसमें 22 भारतीय हैं। अदन की खाड़ी में हुए हमले में जहाज में लगी आग, जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। भारतीय नौसेना ने मदद के लिए टैंकर पर अग्निशमन उपकरणों के साथ एनवीडीसी टीम उतारी है। देखिए, ईरान समर्थित जो आतंकवादी संगठन है हौती ने लाल सागर और आसपास के क्षेत्रों में जहाजों पर हमले जो कर रहे हैं उसको थामने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार उन्होंने अदन की खाड़ी में ब्रिटिश तेल टैंकर एमवी मार्लिन लुआंडा, ये देखिए लिखा गया है, ब्रिटिश तेल टैंकर एमवी मार्लिन लुआंडा पर मिसाइल दाग दी। इससे क्या हुआ कि टैंकर में आग लग गई और हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ है इसमें, लेकिन जो चालक दल, जो टोटल चालक दल है 23, उसमें से 22 भारतीय हैं। उधर हमले के बाद भारतीय नौसेना ने शनिवार को कहा कि ब्रिटिश टैंकर की मदद के लिए मिसाइल विध्वंसक आईएनएस जो विशाखापत्तनम है उसे भेजा गया और पूरी स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि एमवी मार्लिन लुआंडा के अनुरोध पर आईएनएस विशाखापट्टनम ने संकट में फंसे इस जहाज पर अग्निशमन उपकरणों के साथ अपनी एनवीसीडी टीम को तैनात किया है। और ये तनाव बढ़ाने वाली फिर से घटना हो गई है, क्योंकि अमेरिका तो खुलकर बोल रहा है कि ये जितना भी हमले कराए जा रहे हैं वो ईरान करा रहा है अपने आतंकवादी संगठनों से। ईरान ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अब शायद स्थिति और गंभीर हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जजों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप। देखिए, एक मामला है जाति प्रमाण पत्र घोटाले का, उसमें जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसमें कुछ विवाद हुआ जजों के बीच। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर खुद से संज्ञान लिया और छुट्टी के दिन भी इस पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस दाखिले में अनियमितता से जुड़े जाति प्रमाण पत्र घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच विवाद और तनातनी थामने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया। शनिवार को छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष सुनवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ के समक्ष लंबित सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के एकल पीठ के आदेश पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मूल याचिकाकर्ता बंगाल सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए केस को सोमवार को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, काले झंडे दिखाने से नाराज केरल के उपराज्यपाल धरने पर बैठ गए हैं। कल 2 घंटे का नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोल्लम जिले में उस समय स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI के विरोध का सामना करना पड़ा जब वो एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। इस दौरान माकपा से जुड़े संगठन यानी कि जो माकपा से जुड़ा संगठन है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इससे नाराज राज्यपाल कार से उतरकर सड़क किनारे धरने पर बैठ गए और कहा कि वो तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे जब तक उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर दी जाती है। राज्यपाल ने जो SFI कार्यकर्ता हैं उनको गुंडा बताया, वामपंथी पार्टी का दिहाड़ी मजदूर बताया। करीब 2 घंटे तक जो हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, उसके बाद अंततः गैर जमानती प्रावधानों के तहत प्रदर्शनकारियों पर 17 FIR की गई और उसके बाद वो वहां से हटने को तैयार हुए। अब केंद्र सरकार ने क्या किया कि केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान उनको Z+ सुरक्षा मुहैया कराई है। CRPF जल्द ही केरल के राज्यपाल की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो संभाल लेगी। अभी तक उन्हें राज्य श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी। राज्यपाल ने घटना के तुरंत बाद X पर पोस्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल राज्य भवन को सूचित किया कि CRPF का Z+ सुरक्षा कवर अब राज्यपाल और केरल राज्य भवन को मिलेगा। ज्ञानव्यापी में एक बार फिर हो सकता है ASI सर्वे।
तो ज्ञानव्यापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक बार फिर सर्वे हो सकता है। ज्ञानव्यापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं की पूजा पाठ का अधिकार देने को लेकर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास व अन्य द्वारा 15 अक्टूबर 1991 को दाखिल मुकदमे में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ASI सर्वे का आदेश पहले ही दे चुकी है। हाई कोर्ट ने हाल के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर का मुकदमा कोर्ट में लंबित है। इसमें कहा गया कि विवादित स्थल विश्वेश्वर मंदिर का अंश है। हिंदुओं को उक्त स्थल पर पूजा पाठ, दर्शन, पूजन एवं अन्य धार्मिक कार्य करने का अधिकार है। विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग और उनका जो अर्धा विद्यमान है। पंडित सोमनाथ व्यास की 7 मार्च 2020 को मृत्यु के बाद मुकदमे में उनके स्थान पर पैरवी करने के लिए अदालत ने 11 अक्टूबर 2018 को पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी को वाद मित्र नियुक्त किया था। अब ये पूरा जो विवाद है वो है उस कानून का, यानी कि प्लेसेस, देखिए यहां दिया गया है प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991। इसमें हुआ क्या था, 91 में PV नरसिम्हा राव द्वारा ये कानून बनाया गया था कि 1947 जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वो उसी में रहेंगे। सिर्फ इसमें अयोध्या को छोड़ा गया था, अयोध्या के राम मंदिर को इसमें छोड़ा गया था क्योंकि वो विवाद पहले से चल रहा था। इसमें यह नियम बना था कि जो भी धार्मिक स्थल, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन अब शायद इसमें अमेंडमेंट किया जाए। हालांकि इस टॉपिक को लेकर हम अलग से वीडियो बना देंगे। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने बोपन्ना। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पुरुष डबल्स में एबडेन के साथ उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। देखिए भारत के जो रोहन बोपन्ना हैं शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पुरुष डबल्स वर्ग का फाइनल जीतकर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पूर्व यह रिकॉर्ड 2022 में फ्रेंच ओपन के पुरुष डबल्स चैंपियंस रहे जीन जूलियन रोजर के नाम था। बोपन्ना ने जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ रोमांचक मुकाबले में यानी मैच में सिमोन बोलेली व आंद्रिया वावासोरी की जोड़ी को 7-6, 7-5 से हराया है। नेक्स्ट न्यूज है, सरकार गिराने के लिए मुझे गिरफ्तार करने की हो रही है साजिश। देखिए केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि वो केंद्र सरकार जो ऑपरेशन चला रही है लोटस, उसके तहत वो अब मुझे गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तारी के लिए वो ईडी को अपना हथियार बना सकती है। ईडी पहले ही सम्मन इनको कई बार भेज चुका है और गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप और लगाया कि उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की, देखिए यहाँ लिखा भी गया है, 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की राशि का प्रलोभन दिया गया है और उसके बाद विधानसभा में सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश भी की गई है, यानी कि आपको हम विधायक बनाएंगे, ऐसी कोशिश की जा रही है। 21 MLA से भी बात हुई है जिसमें से 9 लोगों ने तो मना कर दिया है। तो ये एक बात अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है भाजपा पर कि इस तरीके से वो मुझे गिरफ्तार करके पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है भाजपा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। फिटनेस के लिए ऑटो में GPS अनिवार्य। देखिए अभी तक हालांकि जो नियम है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन अब राज्य स्तर पर इसे नियम बनाने की कोशिश दिल्ली में हो रही है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जो ऑटो रिक्शा में GPS अनिवार्य कर दिया गया। परिवहन विभाग के बुराड़ी DTO ने कहा कि ऑटो रिक्शा में GPS चालू हालात में नहीं होने पर फिटनेस जांच नहीं होगी, ऐसे में फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो अब ऑटो में आपको GPS सिस्टम मिलेगा। GPS सिस्टम से ये होगा कि आप यानी कि महिलाओं की सुरक्षा और पुख्ता होगी, कहाँ पर ऑटो है इसकी जानकारी ऑनलाइन होगी और ये सारा कार्यक्रम सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, जो कि अच्छा इनिशिएटिव माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सदन में गलतियों का बचाव करना ठीक नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली है और आज देश जिन लक्ष्यों को तय कर रहा है उनमें विधानसभाओं की बड़ी भूमिका है। देश की प्रगति तब होगी जब राज्यों की प्रगति होगी। विधायिका और कार्यपालिका मिलकर लक्ष्य निर्धारित करेंगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सदन में सदस्यों की जो गलतियां हैं उनका बचाव करना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस बार मुंबई में हो रही पीठासीन अधिकारियों की 84वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और उन्होंने कहा कि एक समय था जब सदन में कोई सदस्य अगर गलती करता था, मर्यादा का उल्लंघन करता था, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होती थी, तो बाकी के सदस्य उससे बोलते थे हाँ ठीक हुआ, या बोलते थे कि आप ऐसी कार्रवाई या ऐसी गलती मत करिए। लेकिन अब भविष्य में उनका बचाव किया जाता है, बल्कि उसी तरीके की गलती दूसरे सांसद या विधायक भी अपनाते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार यह कॉन्फ्रेंस बहुत खास है क्योंकि यह गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद हो रही है और आज से यानी 75 वर्ष पहले 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। नेक्स्ट न्यूज, सरकार ने बेटियों के लिए खोले कई क्षेत्रों के दरवाजे, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसने युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाया है और एक विकसित भारत उनके सपने को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि कभी बेटियों की भागीदारी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित थी, लेकिन उनकी सरकार ने तीनों सेनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को उनके लिए खोल दिया है और वे हर जगह अपनी छाप छोड़ रही हैं। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड बेटियों को समर्पित थी। वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में कैसे लोहा मनवा रही हैं। इसकी झांकी शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर सबने देखी है। यह अचानक नहीं हुआ है, यह बीते 10 वर्षों के सतत प्रयास का परिणाम है। भारत की परंपरा में नारी को हमेशा एक शक्ति के रूप में देखा गया है। राजस्थान में एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो राजस्थान में महंगी मिठाई नहीं, भुने चने खाएंगे अधिकारी। देखिए, जो सरकारी बैठकें होती थी उसमें नाश्ते पर जो खर्च होता था उस पर कटौती की गई है। मिठाई, पैकेट वाले महंगी नमकीन, समोसे इत्यादि के नाश्ते पर रोक लगा दी गई है और उसके स्थान पर भुने चने, मूंगफली, मखाने और मल्टीग्रेन बिस्कुट ही उपलब्ध कराए जाएंगे। ब्रांडेड बोतल भी बंद कर दी गई है, कांच की बोतल में पानी दिया जाएगा। सिर्फ मुख्यमंत्री सचिवालय को ही इसमें अलग रखा गया है, वहां पर अगर बैठक होगी तो पहले की तरह नाश्ता मिलेगा। तो ये एक खर्च को सीमित करने के लिए सुधार किया गया है। अगर ऐसा ही सुधार सभी विधायक, सांसद जो मुफ्त में ट्रेन यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, इन सब को भी अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आम जनता का टैक्स का पैसा बचेगा जो देश के काम आएगा, विधायक और सांसदों के काम नहीं आएगा। सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक। प्रीति रजक शनिवार को सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। प्रीति चैंपियन ट्रैप शूटर निशानेबाज हैं। हांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दी गई है। थल सेना ने कहा कि भारतीय सेना के साथ साथ देश की महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक को सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया है। सूबेदार प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। उनकी उपलब्धि नारी शक्ति का असाधारण प्रदर्शन है। प्रीति दिसंबर 2022 में थल सेना के सैन्य पुलिस कोर में शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी वाले दिन पहले भी हुई है विशेष सुनवाई। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक संकट, राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण, यहां तक कि प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामलों की छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई की है। शीर्ष अदालत ने शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश पर संज्ञान लेने के बाद विशेष सुनवाई की। यह एक और उदाहरण था जब सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन विशेष सुनवाई की। ये जो कलकत्ता वाला कांड हुआ है उसको लेकर, जो एमबीबीएस का जो प्रमाण पत्र है जाति वाला, उसको लेकर पिछले साल 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के बाद निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में गिरफ्तारी के अंतरिम सुरक्षा की मांग करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ा की याचिका पर सुनवाई के लिए एक के बाद एक अलग अलग पीठों का गठन किया। शनिवार देर रात की विशेष सुनवाई में कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए सीतलवाड़ को समय नहीं देने पर सवाल उठाया था। राज्यों के लिए आसान नहीं पानी शुल्क तय कर पाना।
देखिए, राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप अब तक ढांचा नहीं बना पाए हैं राज्य। राजनीतिक कारणों से सिंचाई वाले पानी पर शुल्क वसूलना मुश्किल है। जल संसाधन के प्रबंधन और नियमन पर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तमिलनाडु में बातचीत में इस पर सहमति तो कायम हुई है कि पानी पर शुल्क वसूलने का एक व्यवहारिक ढांचा बनाया जाए, लेकिन इसके अनुरूप व्यवस्था हो पाना आसान नहीं है। सबसे बड़ी व्यवहारिक कठिनाई यह है कि राज्यों को कृषि और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी की एक समान और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। इसके बाद ही वे पानी की न्यूनतम और व्यवहारिक कीमत वसूल सकेंगे। 23 और 24 जनवरी को 2 दिवसीय बैठक में इस पर नए सिरे से बात हुई है और राज्यों ने शुल्क का ढांचा बनाने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रीय जल नीति में भी सभी राज्यों से पानी की कोई न कोई कीमत तय करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए हैं, खासतौर पर कृषि को लेकर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज में राम से राष्ट्र की ओर कई बार आर्टिकल इस टाइप के हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये ईमानदार दिखने की मजबूरी, हास्य व्यंग है ये, इसको भी स्किप करेंगे। और अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है हमारी कि क्रिप्टो करेंसी पर सरकार को लेना ही होगा निर्णय। देखिए, अमेरिका में शेयर बाजारों के जरिए बिटकॉइन में निवेश की इजाज़त के बाद बढ़ी फैसले की ज़रूरत। देखिए, अमेरिका ने शेयर बाजार के जरिए बिटकॉइन में निवेश की अनुमति देकर भारत समेत उन सभी देशों को सकते में डाल दिया है जो उसके साथ मिलकर क्रिप्टो करेंसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून बनाने पर विमर्श कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि G20 के कुछ और विकसित देश शेयर बाजारों में क्रिप्टो करेंसी के विनिमय की इजाज़त देने की तैयारी में है। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने इस बारे में वैश्विक सहमति बनाने की पूरी कोशिश की थी और नई दिल्ली घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया गया था। कुछ सदस्य देशों के आगे जाने के बावजूद भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं दिख रही है कि वह क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपने मौजूदा रुख में बदलाव करे। वैसे इस बारे में आंतरिक तौर पर सरकार के भीतर लगातार विमर्श का दौर चल रहा है। और नेक्स्ट है कि अब अपनी शर्तों पर कच्चा तेल खरीद रहा है भारत। पेट्रोलियम बाजार में कभी भारत तेल उत्पादक देशों के पीछे घूमता था और उनसे विशेष छूट का आग्रह करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी और कच्चे तेल की बढ़ती मांग की वजह से दुनिया भर के तेल उत्पादक देश न सिर्फ भारत के साथ लंबी अवधि का तेल बिक्री समझौता करना चाहते हैं, बल्कि 2-2 महीने की क्रेडिट यानी कि आपूर्ति अभी भुगतान बाद में की सुविधा देने को भी तैयार हैं। कुछ देश भारत को यहां तक गारंटी दे रहे हैं कि वह जितना चाहे उतना क्रूड खरीद सकता है, साथ ही ढुलाई खर्च में भी राहत दी जाएगी। इन देशों में सिर्फ सऊदी अरब और इराक जैसे देश ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे तेल उत्पादक देश भी हैं जो भारत के बाजार में ज्यादा पैठ के लिए कूटनीतिक रास्ते को भी अपना रहे हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इजराइल और हमास युद्ध स्किप करेंगे। सिख अलगाववादी निज्जर हत्याकांड की जांच में सहयोग कर रहा भारत। कनाडा की एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बढ़े तनाव के बाद भारत कनाडा के साथ जांच में सहयोग कर रहा है और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हो रहा है। CTV को दिए साक्षात्कार में कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी थॉमस ने कहा कि अमेरिका ने हमसे जो जानकारी साझा की वह हमारे पक्ष में और हमारे दावों को समर्थन करती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए भारत हमारे साथ और अधिक निकटता के साथ कार्य कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गत वर्ष कहा था कि जून 2023 में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संभवतः भारतीय एजेंट जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि कनाडा इस सिलसिले में विश्वसनीय आरोपों की जांच सक्रिय रूप से आगे कर रहा है और बढ़ेगा भी। ट्रूडो की टिप्पणी के बाद दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। भारत सरकार ने निज्जर की हत्या में किसी भी औपचारिक भूमिका से इनकार किया था। चलिए, तो ये आज का यानी 28 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज था रविवार को एडिटोरियल पेज डिस्कस नहीं करते हैं और कोई भी राजनीतिक न्यूज़ डिस्कस हम नहीं करेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, इसलिए वीडियो छोटा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।